हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एग्जाम करवा रहा था और आज जाकर के एग्जाम खत्म हुआ है, तो मैं यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग शिक्षण के प्रकार को ही आगे बढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें आपका पहला दिया है वर्णनात्मक। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्णनात्मक यह शिक्षण विधि विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन करने पर आधारित होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, तो इतिहास में किसी घटना क्रमवार का वर्णन करना, अगर किसी घटना के अगर इतिहास का है तो कोई घटना है तो उसका क्रम विवरण करना क्या होगा, यह वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत आएगा। निदानात्मक विधि, निदानात्मक विधि क्या होता है? यह विधि छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का विश्लेषण और निदान करने पर आधारित होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि गणित में गलतियां करने वाले छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, यह निदानात्मक विधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद है उपचारात्मक। उपचारात्मक विधि में क्या होता है? इस विधि में छात्रों की कमजोरियों को दूर करने और उनके सुधार करने के लिए उपाय प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो पढ़ाई में जो कमजोर छात्र है उसको विशेष कक्षाओं द्वारा सहायता प्रदान किया जाना, तो यह क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रियाओं के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ एक्शन। क्रियाओं के आधार पर हम लोग शिक्षण के प्रकार के बारे में बात करें तो जिसमें आपका प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण क्या होता है? यहाँ पर डिफिनेशन आपको पता लिखा हुआ आ रहा होगा कि यह क्रिया शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करने में, प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं तो शिक्षक का चार्ट और मॉडल का उपयोग कर पाठ पढ़ाना, यह क्या होता है? प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। प्रदर्शन विधि के बारे में बात करूं तो प्रदर्शन क्या होता है? इसमें शिक्षक और छात्र के व्यवहारिक गतिविधियों को दिखाते हैं, जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करके सिखाना। अगर मैं क्रिया के बारे में बात करूं, ठीक है, तो क्रिया के प्रकार के बारे में बात करूं तो क्रिया क्या है? यह छात्रों द्वारा किसी कार्य को करने या निष्पादित करने पर आधारित होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देकर के बताऊं, छात्रों को चार्ट बनाकर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहना, तो ये चीजें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण सिद्धांत। तो शिक्षण सिद्धांत के मैं बारे में बात करूं तो जेरोम ब्रूनर ने सर्वप्रथम 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। क्या होता है? शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं शिक्षण में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, शिक्षण सिद्धांत में क्या होता है? बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है, तो यह होता है। अगर मैं बात करूं शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरण जो कि शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बात करूं तो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप ये चीज पढ़िए, आप जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें दूसरा पॉइंट उद्देश्य के निर्धारण का सिद्धांत, तो उद्देश्य के निर्धारण का सिद्धांत का मतलब होता है शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्य तय करना। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आज हम कोशिकाओं के प्रकार सीखेंगे, तो यह क्या है? एक उद्देश्य है। मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम लोगों को क्या करना है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि आज हम लोग शिक्षण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो वैसे ही आप किसी भी बच्चे को कह सकते हैं कि आज हम कोशिकाओं के प्रकार को सीखेंगे। रुचि का सिद्धांत, देखिए रुचि का सिद्धांत क्या होता है? छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए रोचक सामग्री का उपयोग करना, जैसे कहानियों के माध्यम से पाठ पढ़ाना, यह क्या होगा? रुचि का
सिद्धांत हो जाएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत मैं बात करूं तो बार बार अभ्यास करवाना, जैसे गणितीय प्रश्नों को बार बार अभ्यास कराना, उसमें एक्सरसाइज होती हैं, तो ये चीजें होता है। अगला मैं बात करूं समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत क्या होता है कि विभिन्न विषयों गतिविधियों में सामंजस्य, जैसे कि विज्ञान और कला का एक साथ उपयोग करना, तो वह समन्वय सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि आप गणित पढ़ा रहे हैं, उसी में विज्ञान भी बता रहे हैं, उसी में कला भी बता रहे हैं, तो ये चीजें होती हैं। मनोरंजन के सिद्धांत के बारे में बात करें तो मनोरंजन का सिद्धांत क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना। जैसे आप शिक्षण को मनोरंजन बना सकते हैं, खेल कूद की सहायता से भी किसी चीज को एकदम बारीकी से समझा। उसके बाद है आपका स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को सरल भाषा में समझाना, बड़े बच्चे को थोड़ा सा कठिन कर सकते हैं, लेकिन उनको भी आसान सरल ही भाषा में समझाना उचित होगा। साहचर्य का सिद्धांत का मतलब होता है नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नई जानकारी को क्या होता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जैसे बच्चा पहले से कुछ चीज जानता होगा तो उसमें थोड़ा सा और ऐड करके उसको हर एक चीज को बारीकी से समझा सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण के सूत्र। तो शिक्षण के सूत्र के बारे में बात करूं, शिक्षण देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षक सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। देखिए, शिक्षण सूत्र का अनिवार्यता कहाँ पर है, तो मैं बता दूं कि प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र किस पर आधारित होते हैं, शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र को निम्न रूपों से समझा जा सकता है, जिसमें पूर्व से अंश की ओर के बारे में हम लोग बात करें। देखिए, पूर्व से अंश की ओर, तो देखिए संपूर्ण विषय का परिचय देने के बाद उसके भागों को समझाना। अगर मैं पूर्व से अंश की ओर बात करूं तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण विषय का परिचय देने के बाद उसके भागों को समझाना। जैसे पहले पूरी कविता पढ़ाना, फिर प्रत्येक पंक्ति को समझाना। इस प्रकार से होता है पूर्व से अंश की ओर का मतलब होता है पहले आप पूरी कविता पढ़ा लीजिए, फिर प्रत्येक पंक्ति को समझा दीजिए। जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अगर बात करें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर को, तो इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों से अप्रत्यक्ष अवधारणा को समझाना। जैसे आप घर के वातावरण से पर्यावरणीय अवधारणाएं सिखा सकते हैं, तो यह चीजें होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लोग क्या पढ़ें, शिक्षण सूत्र जो शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह सूत्र अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल देता है। क्या करता है, देखो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपको पता होगा कि आपको कोई चीज तभी समझ में आती है जब कम से कम 2 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं, तब आपको कोई चीज याद होता है, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। जैसे यदि आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो यहाँ पर याद होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका कान सुन रहा है और आंख देख रहा है। तो आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और कभी कभार 3 ज्ञानेंद्रियां अगर एक्टिव हो गई तो वह चीज आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर 5 एक्टिव हो जाती हैं तो वह मरते दम तक नहीं भूलता है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो यह क्या होता है, यह सूत्र अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल देता है। जैसे अगर मैं उदाहरण से आपको बताऊं तो बच्चे को पहले पेड़ दिखाकर उसे समझाया जाता है, फिर ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण जैसी अमूर्त अवधारणाएं दिखाई जाती हैं। तो यह चीजें आपको समझ में आ गया होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
तो इसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या है, शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र किसके लिए आवश्यक होता है, शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए विषय वस्तु को पहले छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सिखाया जाता है और फिर उन्हें जोड़कर सामूहिक रूप से समझाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी में पहले एक एक वर्ड को का मीनिंग बताते हुए जाएंगे, फिर एक पूरे पैराग्राफ का अर्थ आप बच्चे को समझा सकते हैं। अगर मैं और एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो गणित में पहले जोड़ घटाना गुणा भाग को सिखाया जाता है और फिर इनका उपयोग करके शब्द समस्याओं को हल करना सिखाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करें तो अधिगम प्रक्रिया को ऐसी दिशा में लाया जाता है जहां पहले परिचित विषय वस्तु पर चर्चा होती है और फिर उसे आधार बनाकर नई जानकारी दी जाती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊं, यदि छात्र ग्राम के बारे में जानते हैं तो उन्हें नगर और महानगर की अवधारणा सिखाई जा सकती है। तो यह चीजें हो सकती हैं, दिखाई भी जा सकती हैं, सिखाई भी जा सकती हैं। सरल से जटिल की ओर अगले शिक्षण सूत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग, सरल से जटिल की ओर। देखिए अधिगम प्रक्रिया में पहले सरल अवधारणाओं को सिखाया जाता है और फिर धीरे धीरे जटिल या कठिन विषयों की ओर बढ़ा जाता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, विज्ञान में पहले साधारण मशीनों जैसे पुस्तिका लीवर को सिखाया जाता है और फिर कंपाउंड मशीनों का परिचय दिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। अब शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं हम लोग देखेंगे, ठीक है। फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या है, पूर्व तत्परता अवस्था क्या होता है, यह शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन किया जाता है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ का उद्देश्य तय करता है और पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण सोपान हम लोग देखेंगे, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। जैसे शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण क्या होता है, पढ़ाई के लिए लक्ष्य तय करना। आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्या चीज किस लिए पढ़ रहे हैं कि आपको प्रोफेसर बनना है। आज हम पौधे के मतलब अगर उदाहरण से कहें तो आज हम पौधों के भागों के बारे में जानेंगे। तो क्या चीज, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य बनाना चाहिए, तब जाकर के पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण अगर हम बात करें तो पढ़ाई में किस सामग्री को शामिल करना है, तो पहले आप पढ़ाई को मतलब क्या चीज पढ़ना चाहेंगे उसका निर्धारण करना चाहिए आपको। जैसे फूल तना जड़ आदि, आप इसमें से क्या पढ़ना चाहेंगे। शिक्षण विधियों का चयन, पढ़ाने के तरीके तय करना होता है आपका, कि आप व्याख्यान विधि लेंगे कि मॉडल का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार करेंगे। इसके बाद है आपका अगला क्रमबद्ध व्यवस्था। क्रमबद्ध व्यवस्था का मतलब होता है विषय वस्तु को एक क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे आप कहें कि अगर पेड़ पौधे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पहले पौधे का परिचय, फिर भागों की चर्चा, तो ऐसे होता है। मूल्यांकन का निर्धारण, अगर मैं बात करूं मूल्यांकन के निर्धारण के बारे में, पाठ के बाद छात्रों को परखने के तरीके तय करना होता है। प्रश्न उत्तरी, जैसे आप कोई चीज पढ़ाएं फिर आप प्रश्न के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं एक क्यूज बना करके। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे अंतः प्रक्रिया अवस्था। अंतः प्रक्रिया अवस्था होता क्या है, यह शिक्षण का वह चरण है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद क्रियाएं होती हैं। अगर मैं उदाहरण से बताऊं आपको तो कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना और छात्रों द्वारा उत्तर देना, यह चीज होता है। इसमें महत्वपूर्ण सोपान क्या होता है, विद्यार्थियों का चयन, विद्यार्थियों का निदान। महत्वपूर्ण सोपान क्या होता है, विद्यार्थियों का निदान। छात्रों की वर्तमान समझ का आकलन करना। अगर उदाहरण से मैं बात करूं, क्या तुमने कभी पौधे के भाग देखे हैं, तो इस प्रकार से आप आकलन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्दीपनों का चयन और प्रस्तुतिकरण। उद्दीपन क्या होता है, शिक्षण सामग्री और गतिविधियों को रोचक बनाना। जैसे आप पौधे के चित्र और मॉडल दिखा सकते हैं। जैसे
कि क्या होता है, उद्दीपन मतलब उदाहरण होता है। आप पौधे के चित्र और मॉडल दिखा सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। युक्तियों का प्रयोग करना, छात्रों को विषय से जोड़ने के लिए युक्तियों का उपयोग करना। अगर मैं उदाहरण के बारे में बात करूं, देखिए पेड़ पौधे के उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर तना नहीं होगा तो पौधे कैसे खड़ा होंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न करके, युक्तियों का प्रयोग करके आप किसी भी विषय को प्रभावी बना सकते हैं। तत्परता के बाद की अवस्था, इसके बाद है तत्परता के बाद की अवस्था क्या होता है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, तत्परता के बाद की अवस्था का मतलब क्या होता है। देखिए, यह चरण मूल्यांकन और समीक्षा का होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य कितने प्राप्त होंगे। जैसे अगर मैं उदाहरण के बारे में बात करूं तो छात्रों की परीक्षा लेकर यह देखना कि पौधे के भागों को पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार मैं पौधे की एग्जाम्पल आप लोगों को देखता हूँ। महत्वपूर्ण सोपान के बारे में बात करें, आपको मूल्यांकन, छात्रों की सीखने की प्रगति का आकलन करना। जैसे आप पूछ सकते हैं विद्यार्थियों से, छात्रों से पौधे के भागों का नाम और कार्य पूछना। इस प्रकार से प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिक्रिया क्या होता है, छात्रों को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना। अर्थात तुमने अच्छा समझा लेकिन तने का काम और ध्यान, मतलब काम और ध्यान से समझो। तो ये चीजें हो सकती हैं। प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग बात करें तो छात्रों को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना। जैसे आप कह सकते हैं कि तुमने अच्छा समझा लेकिन तने का काम और ध्यान से समझो, तने का काम और ध्यान से समझिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे आप लोगों का 2 वीडियो मिलेगा। पूर्व